हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मूल कंसेप्ट का अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने जो परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर ली थी। परसेंटेज कंपोजिशन जो वो क्या होता है, किस तरीके से जो वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास तक बात कर ली थी। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो भैया आज का जो मेन टॉपिक है वो अपना रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। और इसके बाद में देखते हैं, अगर टाइम रहेगा तो हम स्टोइकियोमेट्री भी आज ही स्टार्ट कर देंगे। तो देखो जरा कि भाई टॉपिक जो है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। बहुत ही आसान सा काम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखो, है ना, तो किसी भी कंपाउंड में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है ना, कि किसी एलिमेंट के कितने एटम है, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने का काम तो करता है कौन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जबकि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो आपको सिंपलेस्ट रेशियो देता है कि भाई जो भी अपने पास एटम्स होंगे उनका सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो अगर देखोगे तो वो क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। एक एग्जांपल से इसको देखते हैं पहले, है ना। जैसे यहां तो मैं लिखूंगा भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यहां पर मैं लिखूंगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। जैसे हमारे पास है भैया C2H4 है मान लो, है ना। तो जो एथीन है, एथीन के एक मॉलिक्यूल में दो तो कार्बन के एटम है और चार जो है किसका एटम है, हाइड्रोजन के एटम है। ये तो ठीक है। और जबकि अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला देखोगे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका आएगा भैया CH2। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला की सिंपलेस्ट रेशियो कि जो भी एटम्स है ना उनका सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। जैसे हमारे पास है भैया H2O2, तो H2O2 तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और HO जो है इसका क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे C6H12O6, है ना, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 तो कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के एटम है। जबकि आप एम्पेरिकल फॉर्मूला देखोगे तो ये हो जाएगा CH2O। ये इसका जो है वो एक तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला है। फिर जैसे हमारे पास जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, जैसे C2H2 ले लो, इथाइल ले लो, तो यहाँ पर जो है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, CH आएगा। भैया ये कोई जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों अलग अलग हो। बहुत सारे केस में दोनों सेम भी हो सकते हैं। जैसे H2, अब भैया H2O में जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो 2:1 ही है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है। CO2, तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला जो क्या है, सेम है। तो दोनों सेम भी हो सकते हैं, है ना। तो क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड represents the actual number of atoms of element, while empirical formula represents, है ना, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। ठीक है, इन कंपाउंड, ये हमारे पास जो है वो केस है। ठीक है, तो ये तो बात हुई भैया डेफिनेशन की, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है। तो इसके बाद में जो है वो आप देखो जरा कि इन सब में एक चीज कॉमन है कि जो भी अपने पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, इन सब में एक चीज कॉमन है कि जैसे यार यहां पर अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एम्पिरिकल फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 1 से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को आपको किसी डिजिट n से मल्टीप्लाई करना है
तो जैसे ही आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, n से मल्टीप्लाई करते ही जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, या अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को आप जो मल्टीप्लाई कर दो किससे, n से, ये जो है वो है ना। और n जो है वो कैसे निकालते हैं, अब n कहां से लेके आए कि n क्या है, जैसे यहां पर n की वैल्यू 2 है, यहां 2 है, यहां 6 है, यहां 2 है, यहां 1, कितनी भी हो सकती है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू हम कहां से लेके आए, तो भैया n की वैल्यू निकालने का तरीका जो है ना वो ये हमारे पास होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा अपने पास एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। ठीक है, ये हमारे पास जो क्या है, एक तरीके से n की वैल्यू है ना। तो आपको बस सिंपल सा काम, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट का मतलब हो गया एक तरीके से मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरी तरफ एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालना है। जैसे एग्जांपल के लिए भैया इनमें से किसका एग्जांपल ले लेते हैं, हम ग्लूकोज का ही एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ग्लूकोज के लिए n की वैल्यू मुझे निकालनी है ना, 4 ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर आप देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट तो सबको पता है ग्लूकोज का कितना होता है 180, और एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट आप देखो जरा, कार्बन का कितना 12, 12 और 2 14, 14 और 16 कितना हो गया 30, है ना। तो ये जो n की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। तो ये हमारे पास जो एक कंडीशन है किसकी, भैया जी n की वैल्यू निकालने की। तो अगर आप इसको जो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप मेरी बातें आपके जो अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है ना, इसमें जो वो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, एक पॉइंट ध्यान में रखना है, और पॉइंट मेरे भाई ये है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा अपने एम्पिरिकल फॉर्मूले के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आयनिक कंपाउंड को हम कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते ही नहीं है, इवन हमें पता ही नहीं होता आयनिक कंपाउंड का एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हम बात करेंगे, तो पहले मैं लिख देता हूं आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज represented in form of their empirical formula, है ना। आप आयनिक कंपाउंड को जो है वो हमेशा किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूले के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हो। कि जैसे जो है वो हमारे पास NaCl है ना, तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। अब यार NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड तो है, और NaCl कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, NaCl जो क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला ही है। और जबकि वास्तव में अगर NaCl का हम यूनिट फॉर्मूला देखें तो Na4Cl4 ये होता है। कि भाई आपके जो पहले एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट, है ना, अभी भी जो जेईई एडवांस में वो चैप्टर है, लेकिन नीट और मेंस के सिलेबस में वो नहीं है। तो वहां पर जो है वो हम पढ़ते हैं कि भैया NaCl जो है उसका एक्चुअल में यूनिट फॉर्मूला जो होता है वो Na4Cl4 होता है। कहने का मतलब NaCl की एक यूनिट सेल में 4 तो Na होते हैं और 4 Cl माइनस होते हैं। जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला आप देखो कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, ये होगा। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड्स को हम हमेशा जो है वो इनके एम्पिरिकल फॉर्मूले के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूले के फॉर्म में ही आयनिक कंपाउंड को हम लिखते हैं। क्लियर है बात। अब देखना कि भैया सबसे बड़ा टास्क हमारा ये है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे बता सकते हैं, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, जैसे एक कई बार दिमाग में सवाल आता होगा कि यार C6H12O6 है ना, ये क्या है, ग्लूकोज है। अब कैसे पता चला कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 तो कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन और 6 क्या है, ऑक्सीजन। ये कैसे पता चला कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है ना। जैसे मान लो वाटर है, H2O है, कैसे पता चला कि वाटर में जो है वो हाइड्रोजन मतलब है, ऑक्सीजन है, और जो है वो इसके बाद में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, कैसे पता चला, है ना। तो देखो जरा मैं थोड़ा सा जो आपको इस पर ब्रीफ कर देता हूं। हालांकि ये सारी चीजें जो मेथड्स है ना, ये हम बात करेंगे आगे, और मैंने जो एस्टिमेशन मेथड में ये बता भी रखा है कि ये सारी चीजें कहां से आती है। मैं फिर भी जो है वो आपको फिर भी सजेस्ट कर देता हूं या बता देता हूं कि ये कैसे जो है वो इसका पता चलता है। तो देखो कोई भी सैंपल है,
जैसे मान लो कोई पाउडर है, आपने मेरे को कोई पाउडर ला के दिया और आपने ये बोल दिया कि पता करो सर इसमें कौन कौन से एलिमेंट है ना। कोई भी पाउडर ला के दे दिया, जैसे आपने जो 12th में ये प्रैक्टिकल भी किए होंगे, है ना, कि भाई जो है वो जो एग्जामिनर आता है वो आपको एक पुड़िया देता है, पुड़िया पर 1-2 नंबर लिखा होता है। उस पुड़िया में क्या क्या दिया है ये एग्जामिनर को पता होता है, लेकिन आपको नहीं पता होता है। और आपको जो प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके जो ये बताना होता है कि वास्तव में जो है वो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है ना। तो जो है वो, अब आप बोलोगे सर हमने तो किए नहीं प्रैक्टिकल, वो कोई करता भी नहीं है वास्तव में, जो आपको तो पता ही है कि भाई क्या चलता है क्या नहीं चलता है, प्रैक्टिकल में नंबर कैसे आते हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, जैसे मान लो, है ना, मैंने आपको एक पाउडर दिया और पाउडर के फॉर्म में जो है वो ग्लूकोज है, वो मुझे पता है वो ग्लूकोज, लेकिन आपको पता करना है कि ये ग्लूकोज ही है क्या, है ना। या आपको जो है वो ये बताना है कि भाई इस सैंपल में, इस पाउडर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो भाई आप कहोगे कैसे बताओगे, तो आप जो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाओगे। अब ऐसा नहीं है कि भैया जो है वो सर चक्के बता देंगे, ग्लूकोज है ना, ऐसे चक्के बता दिया, कि भाई चक्के नहीं बता सकते, पता नहीं कोई जहर वहर हो तो, है ना, सावधानी हटी सब्जी पूड़ी बटी, है ना। तो यहां पर जो है वो बेसिकली बात यह है कि कैसे हम पता करते हैं। तो देखो इसके लिए 2 वर्ड है, एक तो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है भैया क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये 2 वर्ड होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो हम क्या करते हैं कि भैया इस सैंपल, जो सैंपल मैंने आपको दिया है, पाउडर दिया है, उस पाउडर की क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी चेक करने का मतलब ये हो गया कि उस सैंपल में ये पता करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है। हम अलग अलग परफॉर्म करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, अलग अलग रिएजेंट काम में लेते हैं। हर एक एलिमेंट का अपने आप में एक पर्टिकुलरली टेस्ट होता है, ठीक है। तो उन सब टेस्ट के थ्रू जो है वो हम ये बताते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कि इसमें कार्बन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, ये सारी चीजें हम बताते हैं। अगर आपको ये चीज पढ़नी है, आपके सिलेबस में है ना। और एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो उस नाम से मैंने जो ऑलरेडी क्लासेस उसकी रिकॉर्ड कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहला काम तो ये है कि भैया सैंपल की क्वालिटी चेक करो कि सैंपल में क्या क्या है। और एक बार अगर आपने चेक कर लिया कि सैंपल में कार्बन है, सैंपल में हाइड्रोजन और सैंपल में ऑक्सीजन है, ठीक है, एक बार चेक कर लिया, तो अब सेकंड टास्क होता है कि भैया ये बताओ कि कितना है। कि मान लो मैंने आपको 10 ग्राम की पुड़िया दी थी, 10 ग्राम का सैंपल दिया था, तो 10 ग्राम में आपको बताना है कि कितना % कार्बन है ना। जैसे 10 में से 4 ग्राम कार्बन निकलाया, है ना, तो जो कार्बन का परसेंटेज हो गया 40%। तो पहला काम हो गया कितना % कार्बन है ना। फिर जो जैसे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाला, 6.66% जो हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाला, 53.33% जो है वो ऑक्सीजन हो गया। ये जो परसेंटेज आपको पूछेगा कि भाई बताओ कितना है। पहला काम तो है कि कौन सा है, दूसरा काम है कितना है। समझ रहे हो बात को। तो यहां कंडीशन ऐसी है कि कौन सा है ये पहचानना है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करो, कितना है ये पहचानना है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करो। क्वांटिटेटिव बता रहे हैं ना, तो उस केस में जो वो आपको क्या करवाना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलो भैया आपने जो परसेंटेज भी बता दिया, है ना। तो अब जो है वो मेरा तीसरा काम होगा, मैं आपको बोलूंगा कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना के बताओ कि ये जो परसेंटेज होता है ना, जो मास परसेंटेज होता है, या इससे पहले जो हमने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा है, उसी परसेंटेज कंपोजिशन से हम क्या करते हैं, उसी परसेंटेज कंपोजिशन से एक तरीके से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बताते हैं। पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला जाता है और एम्पेरिकल फॉर्मूले के बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला जाता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, चलो मान लो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने बता दिया CH2O। अब मैं बोलूंगा यार इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने के लिए तो हमें जो क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। और एन के लिए मॉलिक्यूलर वेट, चलो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट तो कितना है, 30 है। लेकिन भैया ये जो एन है ये निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट कहां से लेके आए। आप कहोगे सर ग्लूकोज का 180 होता है, वो तो हमें पता है ना। मान लो कोई जो अननोन एलिमेंट हो, अननोन कोई भी सैंपल है, मान लो मुझे नहीं पता ग्लूकोज है कि नहीं है, लेकिन जो कोई अननोन कंपाउंड है उसके केस में मॉलिक्यूलर वेट कहां से लेके आएंगे। तो भैया इसके लिए जो है वो आपके एक सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है, उसमें जो है वो कई मेथड है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, उनको हम काम में लेते हैं अननोन सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम जो इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ये जो ग्लूकोज है उसको पानी में मिला के एक सॉल्यूशन बनाएंगे, और पाई इज इक्वल टू ICRT
या पाई इक्वल टू CRT, ये जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा के, जो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सपेरिमेंट होता है वो परफॉर्म करवा के यहां से हम मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा कितना, 180, है ना, जो कि होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट 180 आया और ये जो वो n की वैल्यू आई, तो पता चला कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है क्या, C6H12O6। ये इतना प्रोसेस होता है, तब जाके जो है वो फॉर्मूले का पता चलता है। आई होप ये जो है वो सारी कहानी आपके जो है वो समझ में आई हो। लेकिन भैया ये जो है वो इतना काम तो करना ही पड़ता है, हाँ, कि भाई कोई भी अननोन एलिमेंट या कोई भी जो अननोन कंपाउंड जो है उसके लिए ये सारी चीजें जो है करवाई जाती है। अब हाल फिलहाल हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं, और टॉपिक अपना ये है कि यार हम जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन, देखो इससे पहले हमने मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन जो पढ़ा था ना, वो इसीलिए पढ़ा था ताकि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला वहां पर एक तरीके से जो डिटरमाइन कर सके, है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करें, हमारा पॉइंट यही है। तो भैया जी प्रिडिक्शन या डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, देखो जी कि एम्पिरिकल फॉर्मूले को हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना, और वो जो स्टेप्स है ना उनको हम क्वेश्चन के फॉर्म में ही समझेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, और उनको फॉलो करते हुए आपको एक तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो कैसे क्या है, तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लेंगे ग्लूकोज का ही, है ना, और ग्लूकोज के एग्जाम्पल से ही हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो है वो हमें याद है। बाकी दूसरा क्वेश्चन में अभी आपको करवाऊंगा तो उसमें डेटा जो है वो देख के चेंज करके बाद में बताऊंगा, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इन ए सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द मास परसेंटेज of carbon, hydrogen and oxygen was 40%, 6.66% and 53.33% respectively. ठीक है, हाँ, तो देखो जरा कि आगे ये बोल रखा है कि भाई इफ molecular weight of compound is 180, ठीक है, then what will be the empirical and molecular formula ऑफ कंपाउंड। ठीक है भैया जी, ऐसी कंडीशन है ना, कि आपको जो है परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, परसेंटेज कंपोजिशन के साथ आपको मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है, और आपको एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है। और वही बात है कि परसेंटेज कंपोजिशन से ही हम क्या करेंगे, पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर इसके बाद में क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। तो इसको आप समझना कि भैया देखो इसमें कितने स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालने के लिए जो भी एलिमेंट्स है उनका परसेंटेज देखो जरा। जैसे यहां कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनका मास परसेंटेज लिख दो सबसे पहले। तो मास परसेंटेज जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, कार्बन का परसेंटेज कितना है भैया, कार्बन का है 40%, हाइड्रोजन का कितना है 6.66%, और ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन है 53.33%। ये हमारे पास कंडीशन है परसेंटेज कंपोजिशन की। फिर आपको जो है वो सबसे पहले लगाना भैया जी स्टेप फर्स्ट, है ना, और स्टेप फर्स्ट क्या है, देखो सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए हमें तो, है ना। तो स्टेप फर्स्ट जो है वो ये है कि जो भी मास परसेंटेज है ना, मास परसेंटेज, इस मास परसेंटेज को आप एटॉमिक मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एटॉमिक मास से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, कि जिस एलिमेंट का मास परसेंटेज आपको दे रखा है उस एलिमेंट को
उसी के एटॉमिक मास से आप क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो यहां पर जैसे आ गया 40 बाई कितना 12, यहां पर आ गया 6.66 बाई कितना 1, और यहां पर आ गया 53.33 बाई कितना 16। ये कंडीशन आ गई, ठीक है। तो यहां पर देखो जरा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा 3.33, ये कितना आ जाएगा 6.66, है ना, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 3.33, है ना। और ये जो है ना मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, वास्तव में ये ही एटम्स का रेशियो होता है, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है क्या, मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। लेकिन यार हमें तो सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, है ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए जो वो अब हम क्या करेंगे, देखो जरा स्टेप सेकंड काम में लेंगे कि जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसके लिए हम काम में लेंगे भैया जी स्टेप सेकंड। हाँ जी, ठीक है। तो स्टेप सेकंड जो है वो क्या कहता है, देखना जरा कि स्टेप सेकंड, ठीक, और सिंपलेस्ट रेशियो, है ना, ये निकालने का तरीका हमारे पास होता है भैया जी वैल्यू फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, जो भी स्टेप फर्स्ट में वैल्यू मिली है आपको, और डिवाइड कर दो स्टेप फर्स्ट में मिली हुई स्मॉलेस्ट वैल्यू से, ठीक है ना। तो ये जो वो नीचे डिवाइड होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, ठीक है। जैसे यार हमारे पास एक तो यहां पर तो कंडीशन थी, ये कितना आया था 3.33, दूसरा वाला कितना आया था 6.66, और तीसरा वाला जो है वो हमारे पास कितना आया था 3.33। यही कंडीशन थी, चेक करो जरा, यही कंडीशन है ना। और अब जो है वो इसको मैं अगर यहां पर देखूंगा, क्योंकि ये तो सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज है और मुझे तो सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ही होता है। तो यहां पर एक काम करते हैं कि भैया स्टेप फर्स्ट में जो भी वैल्यू मिली, जैसे यहां पर जो है वो ये स्टेप फर्स्ट में वैल्यू मिली 3.33, डिवाइड बाय इन सब में से स्टेप फर्स्ट में जितने भी अपने पास जो वैल्यूज है उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से आप क्या कर दो, सबको डिवाइड कर दो। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू भी कौन सी है 3.33 है, तो यहां आया कितना 1, ये है 6.66 डिवाइड बाय 3.33, ये कितना आएगा, ये आएगा 2, ये है 3.33 डिवाइड बाय 3.33, ये कितना आएगा, ये भी आ जाएगा कितना 1, ठीक है। अब आप देखो जरा कि यही क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है। मैंने कहा ना ये सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका होता है। तो यहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया भैया अपने पास क्या, CH2O, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब देखो कई बार कंडीशन जो है ना वो यहां पर ऐसी आती है कि जैसे सेकंड स्टेप है, और सेकंड स्टेप से हम क्या करते हैं, जो भी अपने पास अपन को वैल्यूज मिली है, जो भी रेशियो मिला है उसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन कई बार सेकंड स्टेप में कंडीशन ऐसी आ जाती है कि यहां पर जो है ना कि जैसे ये वाली वैल्यू फ्रैक्शनल मिल गई आपको, है ना, यहां पर जो वो सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आया, कंप्लीटली जो एक नहीं आया, मान लो यहां पर 1.2 आ गया, यहां पर जो है जैसे 2.8 आ गया, यहां पर जो है 1.1 आ गया, कि भाई सेकंड स्टेप में आपको कंप्लीट एक इंटीजर वैल्यू नहीं मिली। तो इस केस में आपको क्या करना, बहुत ही सीधा सा काम है, अगर यहां कंप्लीट इंटीजर वैल्यू नहीं मिले तो आप क्या करोगे, उसको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे अगर 1.2 आ रखा है तो इसको 1 कर देना, 2.8 आ रखा है तो इसको कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। तो अगर सेकंड स्टेप में आपको अगर एक फ्रैक्शनल वैल्यू मिल रही है तो उसको नियरेस्ट इंटीजर में आप कन्वर्ट कर दोगे। ये चीज ध्यान में रखना कि अगर मान लो यहां 2.5 मिल गया, अब यार 2.5 का तो नियरेस्ट इंटीजर क्या है, तो 2.5 के केस में ना तो आप इसको 3 में कन्वर्ट करोगे और ना ही इसको आप जो है वो 2 में कन्वर्ट करोगे। आप क्या करोगे, सारे जितनी भी वैल्यूज है इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2.5 जो है वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब देखो आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो n इक्वल टू गिवन मास अपॉन नीचे जो वो क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो है वो हमने अभी भी देखा भी था पहले, है ना। कार्बन का कितना हो गया 12, 12 और 2 14, 14 और 16 कितना 30। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई कितनी 6। तो भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये निकल के आ गया अपने पास क्या, C6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। ये निकल के आ गया भैया C6H12O6। और ये हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्मूले का प्रिडिक्शन करते हैं। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा हम जो है इसी पर आगे बढ़ते हैं। देखना जरा, एक क्वेश्चन जो है मैं और लेता हूं, है ना।
तो यहां पर जो है वो जैसे आपको जो है वो इसी तरीके से वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को जो है वो क्या करना है, सॉल्व करना है ना। सेम यही मेथड, यही सारे स्टेप्स है। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 46.66%, है ना। फिर मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 6.66% एंड द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 20%, ठीक है। एंड रिमेनिंग इज ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी का जो बच गया वो क्या है, ऑक्सीजन है ना। फिर आगे ये बोल रखा है कि इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड is 120, then predict the empirical and molecular formula of compound, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है। तो आपको क्या करना है, उसका एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है। बहुत ही सिंपल सा काम है, सीधा सा काम है। जो स्टेप मैंने अभी आपको बताए, बस एक एक करके आप वो सारे स्टेप क्या करते जाओ, फॉलो करते जाओ। एक काम करो, इसको वीडियो को पॉज करो, आप अपने आप इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करना, है ना। बाकी मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको जितने भी आइटम्स है ना, उन सब का जो एक तरीके से आप परसेंटेज लिख दो। तो नाइट्रोजन है, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, 4 एटम्स हो गए। और इनका जो मास परसेंटेज है मैं वो लिख देता हूँ। तो मास परसेंटेज, ठीक है, नाइट्रोजन का आपको दे रखा है कितना, 46.66%। हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 6.66% हो गया। कार्बन जो है कितना हो गया, 20% हो गया। बाकी जो बच गया वो कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो बाकी कितना बच जाएगा, तो चेक कर लेते हैं भैया। 46.66, 6.66 और ये कितना आ गया, ये आ गया 20, है ना। चेक कर लेते हैं। (73.32) है ना। इसको 73.33 हम ले सकते हैं। तो बाकी जो है वो अपने पास कितना बच जाएगा, बाकी जो है वो 26.66% जो है वो बच जाएगा। तो इसका परसेंटेज आ गया अपने पास 26.66%। ये लो जी, है ना। तो पहला काम तो यही है कि हमें क्या करना है, सबका मास परसेंटेज इनके नीचे लिख देना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि भाई जो भी मास परसेंटेज है उसको उसी के एटॉमिक मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 46.66 डिवाइड बाय कितना, 14। 6.66 डिवाइड बाय कितना आएगा, 1 आएगा। और ये कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड बाय कितना, 12। और ये आ जाएगा 26.66 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 16। क्लियर है बात। इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ तो देखो जरा कि इसको जो है वो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 3.33। ये कितना, 6.66। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.66। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 1.66। ठीक है, आप चेक करके देख लेना, है ना। तो ये आ गया स्टेप फर्स्ट। अब मुझे तो चाहिए सिंपलेस्ट रेशियो, तो स्टेप सेकंड। ठीक, सिंपलेस्ट रेशियो वैसे तो जो है ना, यही क्या होता है, यही एटॉमिक रेशियो होता है, यही एटम्स का रेशियो है और कुछ नहीं है। लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए वही मैंने बताया था, क्या, वैल्यू फ्रॉम स्टेप फर्स्ट डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम स्टेप फर्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। तो 3.33 डिवाइड बाय, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 1.66। और इसको जो है सॉल्व करोगे तो ये आएगा भैया 2, है ना, 2.0016 कुछ ऐसे आएगा। तो इसको जो है वो हमें नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके 2 लेना है। ये आ जाएगा 6.66 डिवाइड बाय 1.66, ये अप्रोक्सली आएगा कितना, 4। ये आ गया 2, ये आ गया 4। ये 1.66 डिवाइड बाय 1.66, ये आया कितना, 1। और अगेन 1.66 डिवाइड बाय 1.66, ये भी कितना आया, 1 आया। देखो जरा, सिंपलेस्ट रेशियो में हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला
एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये तो निकल के आएगा भैया कितना, N2H4Cu, ये आ गया भैया हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर N की वैल्यू आप निकालना चाहो तो N इज इक्वल टू भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना है आपको क्वेश्चन में दिया, मॉलिक्यूलर मास है कितना 120 डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो, नाइट्रोजन का 28, 32 और 12 प्लस कितना 16, टोटल हो गया कितना 60, तो N की वैल्यू आ गई कितनी 2, तो यहां से मैं बात करूंगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मेरे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, इसका क्या निकल के आएगा N4H8C2 और ये आया क्या O2। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस क्या करना है, सॉल्व करने हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा जरा, ऐसा ही जो है वो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, है ना, उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं डेटा चेक कर देता हूं एक बार। हाँ, तो देखो जरा कि एक ऐसा ही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, आपको सोचना है। क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, ठीक है, अब आपको कुछ परसेंटेज दे रखा है कि भाई 40.687%, ठीक है, ऑफ कार्बन, फिर आगे आपको दे रखा है 5.085% ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एंड 54.228% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आगे आपको बोल रखा है इफ वेपर डेंसिटी, है ना, आपको कई बार जो है वेपर डेंसिटी के टर्म में भी दे सकता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड is 59, then predict the empirical and molecular formula of compound। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और इसको जो है वो आप सॉल्व करो। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, देखो ज़रा कि बहुत ही आसान सा काम है, आप एक एक स्टेप जो है वो फॉलो करते जाओ। सबसे पहला जो है वो आप जितने भी कार्बन, जैसे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, है ना, इनका मास परसेंटेज जो है वो मेंशन कर दो। तो कार्बन का मास परसेंटेज आपको दे रखा है कितना 40.687, तो 40.687। हाइड्रोजन का दिया है कितना 5.085 और ऑक्सीजन का जो है वो यहाँ पर कितना है 54.228, है ना, हो गया परसेंटेज सबका। फिर इसके बाद में देखो जरा कि स्टेप फर्स्ट क्या बता रखा है आपको, वही कि भाई गिवन मास परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, यहाँ पर भी गिवन मास परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट और गिवन मास परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे ना तो ये हमारे पास आएगा 3.38, ये आएगा कितना 5.085 और इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 3.38। ये लो जी। अब हमें तो क्या चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या तरीका बताया कि जो भी वैल्यू मिली है इसको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से जो है वो आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और स्मॉलेस्ट वैल्यू यही है। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 1, 5.085 डिवाइड बाय 3.38, इसको करोगे डिवाइड, ये आएगा कितना 1.5, और 3.38 डिवाइड बाय 3.38, है ना, इसको करोगे तो ये कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो वही बात है, मैंने आपको ये कहा था कि अगर जो है वो यहाँ सेकंड स्टेप में, ये सेकंड स्टेप है, तो सेकंड स्टेप में भी अगर कोई आपको इंटीजर वैल्यू ना मिले, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाए, उसको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देना। लेकिन समस्या ये है यहाँ पर कितना आया 1.5, और भैया 1.5 का कोई नियरेस्ट इंटीजर जो है वो हम नहीं ले सकते, तो आप एक काम करो, इन सबको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो सिंपलेस्ट वैल्यू को इन सबको 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2:3 और ये कितना आ गया 2 आ गया। तो ये ही अपने पास क्या भैया एक तरीके से एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो क्या आएगा भैया C2, है ना, और फिर जो वो क्या आएगा H3 और O2, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा। अब देखो कि आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको पूछा है तो हमें तो मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, और आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर ये 2 इंटू ये कितना है भैया 59,
तो ये आ जाएगा कितना 118। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आया है। तो यहाँ से n की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो मॉलिक्यूलर वेट आया 118 डिवाइड बाय जो इसका चेक कर लेते हैं। तो कार्बन का 24, 24 और 3 कितना हो गया, 24 और 3 27, 27 और 32 59। तो ये हमारे पास जो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो निकल के आ गया भैया C4H6O4। इस तरीके से जो आपको क्या करना होता है भैया, कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से जो वो सॉल्व करना होता है। और उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंसेप्ट आपके अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है ना। अब जो है इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखना जरा कि भैया ये तो हुई एक बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला कंप्लीट है। अब जो बात हम करने वाले हैं वो है एक तरीके से स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और भैया जी ये मान के चलो कि फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है, रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वहां स्टोइकियोमेट्री इन्वॉल्व होती ही होती है। अब क्या होती है स्टोइकियोमेट्री? पहली बात तो जहां कहीं पर भी हम स्टोइकियोमेट्री की बात करेंगे ना, जहां कहीं पर भी स्टोइकियोमेट्री की बात करेंगे वहां हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस रिएक्शन होगी। कि भाई स्टोइकियोमेट्री की बात केवल और केवल और केवल एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में ही होगी, है ना। अब क्या होता है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि किसी भी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री का मतलब एक तरीके से रिएक्शन को पढ़ने का तरीका। और स्टोइकियोमेट्री जो वो आपको क्या बताती है, तो क्वांटिटेटिव रिलेशन बताती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, कि रिएक्टेंट की कितने अमाउंट से प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनता है। ये स्टोइकियोमेट्री है ना। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी रिएक्शन को पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जो इसको लिखूंगा कि वास्तव में जो स्टोइकियोमेट्री क्या है। तो मैं ये लिखूंगा कि भैया स्टोइकियोमेट्री of a balanced chemical reaction gives a quantitative relation between reactants and products, ठीक है। यहां ये जरूर ध्यान में रखना कि वो हमारी केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसी होनी चाहिए भैया जी, बैलेंस होनी चाहिए। बस ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि बिना बैलेंस केमिकल रिएक्शन के जो है हम कभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो कि जैसे एक एग्जांपल के लिए हम इसको समझते हैं कि हमारे पास ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, इट्स कन्वर्टिंग इनटू सी और ये कोई केमिकल रिएक्शन है, और मैं ये बोल रहा हूं ये बैलेंस्ड है ना, ये बैलेंस्ड है और बैलेंस ही होनी चाहिए। और देखो जरा कि आपने जो क्या किया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, कहने का मतलब ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी और डी बना रहे हैं। और किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप जो कोफिशिएंट काम में लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। कि भाई द कोफिशिएंट्स विच आर यूज्ड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे यहां अगर मैं बात करूं ना स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट की, तो ये जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका ए है, इसका बी है, इसका सी और इसका कितना है, डी है ना। कि भाई आपने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये सारी चीजें काम में ली है। तो अब देखो कि मैंने क्या कहा कि किसी भी बैलेंस रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्री है ना, ये आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है एक क्वांटिटेटिव रिलेशन। और क्वांटिटेटिव रिलेशन भी किस किस के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है यही क्वांटिटेटिव रिलेशन को इंडिकेट करता है। अब कैसे इंडिकेट करेगा, तो आप ये समझो कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका सबसे बेसिक मतलब होता है भैया मोल, है ना। और पहला मतलब आपको क्या निकालना है, मोल ही निकालना है, कि ये जो है वो मोल को इंडिकेट करेगा। कि जैसे इस रिएक्शन को पढ़ने का तरीका क्या है, इस रिएक्शन को पढ़ने का तरीका ये है कि भैया स्मॉल ए मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद स्मॉल बी मोल ऑफ बी टू कन्वर्ट टू गिव स्मॉल सी मोल ऑफ सी एंड स्मॉल डी मोल ऑफ डी। ये इसका मतलब है कि भैया ए के ए मोल ने बी के बी मोल के साथ रिएक्शन करके सी के सी और डी के डी मोल बनाए। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सबसे पहला मतलब आपको क्या निकालना है, मोल। और एक बार मोल आ गया तो भैया मोल को जो हम बाकी आगे से आगे जो क्या करते जाएंगे, है ना, कन्वर्ट करते जाएंगे। तो यहां जो है वो मैं बोलूंगा कि इसका सबसे पहला मतलब तो क्या हो गया, मोल आ गया। और मोल
एक तरीके से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, मोल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है कि भैया इसके स्मॉल a मोल इसके स्मॉल b के साथ, इसके स्मॉल c के साथ स्मॉल c बनाते हैं और इसके स्मॉल d बनाते हैं। तो मोल जो है ना वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव रिलेशन। लेकिन रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो फिर ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब देखो मोल आ गया तो हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। मोल से जो वो हम इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं, Na होते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, A इंटू Na। इसके मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, B इंटू Na, C इंटू Na, और इसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे D इंटू Na। ये लो जी, मॉलिक्यूल आ गए, है ना। अगर ये सारे के सारे गैसेस है, मान लो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, सारी की सारी गैसेस है, तो आप वॉल्यूम भी बता सकते हो, है ना, वॉल्यूम एट एसटीपी। तो एसटीपी पर वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। एक मोल का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना आ जाएगा, A इंटू 22.4, यहाँ आ जाएगा B इंटू 22.4, C इंटू 22.4 और यहाँ आ जाएगा D इंटू 22.4 लीटर। ये हमारे पास जो क्या आ गया भैया, सबका वॉल्यूम भी आ गया। देखो जरा, वही बात है ना, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्टोइकियोमेट्री जो है ना क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, क्वांटिटेटिव रिलेशन देती है किस किस के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। फिर देखो वॉल्यूम है तो हम मोलर मास या मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास, है ना, कि भाई एक मोल का मास जो है ना वो बराबर होता है मोलर मास के। तो यहां पर जो A मोल का मास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा A इंटू Ma, और Ma क्या है, A का मोलर मास, ठीक है। यहां पर जो मास कितना आ जाएगा, यहां पर मास आ जाएगा भैया जी B इंटू, है ना, B इंटू MB। यहां पर कितना आ जाएगा, C इंटू MC। यहां पर आ जाएगा D इंटू MD। ये लो जी, ये कंडीशन है हमारे पास, है ना। तो ये है एक रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए हमारी, बैलेंस होनी चाहिए। अभी क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसकी तो बात हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। आप इस पर जो पहले एक एग्जांपल और देखो, इसको जो है वो हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं, है ना, कि जैसे यार कोई रिएक्शन है हमारे पास, एक एग्जांपल से समझते हैं। रिएक्शन ये है N2 प्लस 3H2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3। ये हमारे पास कोई रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सबसे पहले चेक कर लो कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो भैया इधर जो बैलेंसिंग तो हम आसानी से कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो आप, है ना। बाकी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है उसको हम रेडॉक्स के तरीके से बैलेंस करते हैं। तो रेडॉक्स वाला जो ऑलरेडी मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर चुका हूं, अगर आपको देखनी हो तो आप देख सकते हो, है ना। तो यहां पर तो सीधा सा काम है, रिएक्शन बैलेंस दिख रही है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, इसका 3 है और इसका कितना है 2। तो रिएक्शन को आप पढ़ोगे कैसे, रिएक्शन को आप ऐसे पढ़ोगे कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ H2 टू कन्वर्ट टू गिव 2 मोल्स ऑफ NH3। आप रिएक्शन को जो इस तरीके से पढ़ोगे कि भैया 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। इस तरीके से आप रिएक्शन को क्या करोगे, पढ़ोगे। चलो ठीक है, रिएक्शन को पढ़ लिया। अब सबसे पहला मतलब क्या होता है इसका, मैंने कहा मोल होता है, कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करके इसके कितने मोल बनाता है, 2 मोल बनाता है। तो ये तो मोल आ गए, है ना। दूसरा जो है वो मॉलिक्यूल में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो मॉलिक्यूल्स, तो भैया 1 मोल में मॉलिक्यूल Na, कि भैया नाइट्रोजन के Na मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के 3 Na मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर अमोनिया के कितने बनाते हैं, 2 Na मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये कंडीशन आ गई, ठीक है। और तीसरा जो है वो मॉलिक्यूल के बाद में जो आप इसको वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, वॉल्यूम एट एसटीपी। भैया जी 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। 3 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 67.2 लीटर, और 2 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 44.8 लीटर। ये लो जी, है ना। तो वॉल्यूम में भी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो उसका पहला मतलब आपको मोल लेना है। मोल अगर है तो हम कन्वर्जन आराम से कर सकते हैं। मास, तो मास को चेक कर लो जरा कि भैया इसके नाइट्रोजन के 1 मोल का मास कितना होता है, ये मोलर मास के इक्वल होता है। इसका मोलर मास कितना, 28, ठीक है। तो इसका 28 ग्राम, इसका जो है कितना, 1 मोल का मास 2 ग्राम, तो इसके 6 ग्राम के साथ रिएक्शन करके भैया इसके मोल कितने, इसके मोल है हमारे पास 2। 1 मोल का मास 17 है, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। तो भैया इसके 28 ग्राम इसके 6 ग्राम के साथ मिलके इसके 34 ग्राम बना रहा है। ये लो, मास के साथ रिलेशन हमने बता दिया। अब एक चीज देखना आप, इन दोनों का टोटल देखो कितना है, इन दोनों का टोटल है कितना, 34 ग्राम, और इधर भी टोटल कितना है, 34 ग्राम है। दिस इज कॉल्ड मास कंजर्वेशन।
दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कि एक केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कि टोटल मास जितना रिएक्टेंट का होगा ना उतना ही टोटल मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। तो इसको हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोलते हैं। हम आगे बात करेंगे जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। आप चाहो तो इसका एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, सिंपल सा काम है भैया। जैसे रिएक्शन है हमारे पास 2SO3 इज कन्वर्टिंग इनटू 2SO2 और साथ में है O2, ये हमारे पास कोई रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में देखो जरा, सेम टू सेम ऐसे ही, सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करें, इसके दो, इसका 2 और इसका कितना है 1, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना। और इसका सबसे बेसिक मतलब क्या होता है भैया, मोल, इसके 2 मोल, इसके 2 और इसका 1 मोल बना रहे हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ SO3 इज कन्वर्टेड इनटू 2 मोल्स ऑफ SO2 एंड 1 मोल ऑफ O2, ठीक है। फिर जो है वो सबसे पहला मतलब इसका मॉलिक्यूल जैसे मान लो, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने 2Na, इसके मॉलिक्यूल 2Na और इसके मॉलिक्यूल कितने Na, कि भैया SO3 के 2Na मॉलिक्यूल से SO2 के 2Na मॉलिक्यूल बनते हैं और जो है वो O2 के कितने बनते हैं, Na बनते हैं। ये लो जी हमारे पास मॉलिक्यूल आ गए। फिर इसके बाद में मॉलिक्यूल के बाद में अगर हम बात करें भैया जी वॉल्यूम की, है ना, वॉल्यूम एट STP, है ना, तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम आएगा 44.8 लीटर की। 44.8 लीटर SO3 से, SO2 का तो बनेगा 44.8 लीटर और इसका बनेगा 22.4 लीटर, है ना। 1 मोल का वॉल्यूम इतना ही होता है, तो इसका बन गया 22.4। सीधा सा काम है भाई, है ना। फिर इसके बाद में देखो जरा कि मास की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर भी मास कंजर्वेशन लगेगा कि भाई SO3 के 1 मोल का मास कितना, SO3 के 1 मोल का मास होता है कितना 80, मोलर मास कितना होता है SO3 का 80 होता है, तो 80 इंटू 2 कितना आ जाएगा 160 ग्राम, इसका 160 ग्राम हो गया। SO2 के 1 मोल का मास होता है कितना 64, तो 64 और 2 मोल का कितना हो जाएगा 128 ग्राम, और इसके 1 मोल का मास होता है 32 ग्राम। चेक कर लो भैया टोटल मास कितना है, ये 160 आएगा, कि जितना टोटल मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही टोटल मास किसका होता है भैया जी, प्रोडक्ट का होता है। तो ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगता है। हाँ, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उन पर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नहीं लगता है ना, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये है भैया अपने पास क्या, स्टोइकियोमेट्री। अब देखो जी एक छोटा सा रिलेशन और हमें पढ़ना है यहीं पर, है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जरूरी सा रिलेशन है। आप इसको समझना कि जैसे हमारे पास एक कोई केमिकल रिएक्शन है ना, इसको मैं स्टार कर देता हूं। और देखो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किसी भी रिएक्शन से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये रिलेशन से ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये रिलेशन क्या है, तो देखो कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शन, है ना, जैसे मान लो एक एग्जांपल से मैं इसको लेता हूं AA। हाँ, तो देखो कि ये कन्वर्ट हो रहा है C और साथ में D, है ना। ये हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है और मैं ये मान के चल रहा हूं ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। अब देखो जी कि हमें ये पता है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं ना उसके मोल तो धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, कि A और B आपस में मिलकर C और D बनाएंगे, तो A और B का अमाउंट तो धीरे धीरे कम होगा, डिक्रीज होगा, और इनका अमाउंट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक रिलेशन आता है, रिलेशन ये है भैया जी रिएक्टिंग मोल्स ऑफ A, ठीक है, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A। ये इसको मैं Na बोल देता हूं, ये बराबर होगा भैया जी रिएक्टिंग मोल्स ऑफ B, है ना, और इसको NB बोल दो आप, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B। ये बराबर होगा भैया फॉर्म्ड मोल्स ऑफ C, इसको NC बोल दो, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C, और ये बराबर होगा भैया फॉर्म्ड मोल्स ऑफ D, इसको ND बोल दो आप, है ना, और डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ D। ये एक हमारे पास रिलेशन है ना, और ये रिलेशन से ही हमें क्या करना है, एक तरीके से जो वो सारे क्वेश्चन जो हो, जैसे भी कोई भी क्वेश्चन आए स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन जो है वो हमें सॉल्व करने हैं। आपने यूनिटी मेथड जो वो एक पढ़ा होगा कि भाई जो है वो 10 किलो का मूल्य जो है वो 100 रुपए है,
तो जो 50 किलो का मूल्य कितना होगा, है ना, 10 किलो का 100 रुपया लगता है, तो 50 किलो का कितना रुपया लगेगा। तो हमने कैसे किया था बचपन में, 10 किलो का 100 लगता है तो एक का कितना लगेगा, 10 रुपया लगेगा। तो 50 का कितना लगेगा भैया, 10 गुणा 50 कितना लगेगा, 500 लगेगा। तो ये जो यूनिटी मेथड है ना, इसी यूनिटी मेथड को एक फॉर्मूले के फॉर्म में हमने जो पिरो दिया और फॉर्मूला बना दिया। ये जो फॉर्मूला है ये वास्तव में और कुछ नहीं है, ये यूनिटी मेथड ही है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं ये बताऊंगा कि ये यूनिटी मेथड कैसे है। अब देखो कि इसको जो एक रिएक्शन पर पहले हम अप्लाई करना सीखते हैं। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है ना, जैसे ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, है ना। तो भाई आपको ये तो ध्यान ही है कि रिएक्टेंट जो है उनके मोल तो रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट के मोल तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट के मोल जो है ना वो क्या होंगे, बनेंगे। तो मैं इसको यूं बोलूंगा, रिएक्टिंग मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1, ये बराबर होगा भैया रिएक्टिंग मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है 3, ये बराबर होगा फॉर्म्ड मोल ऑफ NH3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है, ठीक है। और भैया इसी रिलेशन को काम में लेते हुए हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एक और देख लो आप, हमने अभी रिएक्शन लिखी थी 2SO3 इज कन्वर्टिंग इनटू 2SO2 प्लस O2, है ना, कि भाई इसके लिए क्या लिखूंगा, रिएक्टिंग मोल ऑफ SO3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, रिएक्टिंग यहां पर फॉर्म्ड मोल ऑफ SO2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है 2 है, यहां पर फॉर्म्ड मोल ऑफ O2, है ना, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो ये सीधा सा एक सिंपल सा रिलेशन है। अब देखना जरा कि अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस से। आप देखो जरा, टॉपिक हमारा है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना, कि भाई क्वेश्चन कैसे आता है, एक रिएक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। और ये ही सबसे मेन टॉपिक है अपना, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि भाई स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और जो धीरे धीरे जो लेवल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब इसमें जो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भैया जी केस, तो इसमें देखना जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 की, है ना। तो 3 केस बनते हैं भैया इसमें, ठीक है, कि स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केस 1 की, और केस 1 है भैया जी सिंगल रिएजेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सिंगल रिएजेंट प्रॉब्लम्स कहने का मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना, या इस तरीके के जो क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें केवल एक ही रिएजेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, केवल एक सिंगल रिएजेंट गिवन होगा और आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में पूछेगा। जैसे एक एग्जांपल से जो है वो हम इसको क्वेश्चन से ही इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ये दिया है कि इन द गिवन रिएक्शन, है ना, इन द गिवन रिएक्शन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मैं सबसे पहले आसान सा एक क्वेश्चन ले रहा हूं, है ना, ताकि आप जो है वो क्वेश्चन को समझो। और जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था, पीछे जो चीज़ बताई थी कि भैया ये जो अपने पास एक फॉर्मूला या फिर मैंने जो एक रिलेशन लिखा है ना, ये जो रिलेशन लिखा है ये वास्तव में यूनिटी मेथड ही है और कुछ नहीं है। तो इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। इन द गिवन रिएक्शन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 एंड O2, ठीक है, फॉर्म्ड बाय 8 मोल्स ऑफ SO3, ठीक है। देखो जी रिएक्शन ये है, SO3 इज कन्वर्टिंग इनटू 2SO2 और साथ में जो क्या आ गया O2, ये हमारे पास रिएक्शन है। तो आप सबसे पहले तो ये चेक कर लेना कि मोल कंसेप्ट में आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो रिएक्शन से रिलेटेड या स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपकी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। और रिएक्शन यहां पर मुझे साफ दिख रहा है कि रिएक्शन कैसी है भैया जी, बैलेंस है, रिएक्शन तो बैलेंस है। अब देखो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। आप देखो सबसे पहले गिवन क्या है, आपको गिवन तो ये है कि 2 मोल दे रखे हैं, सॉरी आपको जो है वो 8 मोल दे रखे हैं, किसके, SO3 के, 8 मोल्स ऑफ SO3, है ना, इसके आपको 8 मोल दे रखे हैं। अब स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन की ये कहती है कि भैया रिएक्शन को पढ़ना सीखो कि इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनता है और O2 का कितना बनता है, 1 मोल बनता है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई 2 मोल्स
of SO3 gives 2 moles of SO2। हम ऐसा बोल सकते हैं। पहले मैं आपको यूनिटी मेथड से इसको सॉल्व करके बताता हूं। तो इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, तो इसके 1 मोल से 1 मोल, है ना, से इसका कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, है ना। तो इसके 8 मोल से इसके कितने बनेंगे, 8 मोल से जो इसके बनेंगे कितने, 8 मोल बनेंगे। ये लो जी, 8 मोल्स ऑफ SO2। तो SO2 के तो मोल आ गए कितने, 8। सीधा सा काम है ना। तो SO2 तो आ गया। अब O2 की बात कर लेते हैं। तो इसके 2 से इसका कितना बनता है, 1 बनता है। स्टोइकोमेट्री पढ़ना मैंने बताया है, तो मैं बोलूंगा 2 मोल्स ऑफ SO3 गिव्स 1 मोल ऑफ O2, कि भाई इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है। तो 1 मोल SO3 से O2 का कितना बनेगा, हाफ मोल ऑफ O2। ठीक है, तो 1 से कितना बनेगा, आधा बनेगा, हाफ मोल ऑफ O2, है ना। तो 1 से बना कितना, आधा, और 1 से आधा बना तो मुझे बताओ 8 मोल से कितना बनेगा। 8 मोल से जो इसका बन जाएगा 1/2 इंटू 8 कितना, 4 मोल बनेंगे, 4 मोल्स ऑफ O2। ये लो जी, बात खत्म। तो कहने का मतलब आपने यूनिटी मेथड, वही बात है कि भाई 2 से इतना बनता है, 2 से 2 बनता है तो 1 से 1 बनेगा, 8 से 8 बनेंगे। ये जो है वो 2 से 1 बनता है तो 1 से आधा बनेगा, तो 8 से कितने, 4 बनेंगे। तो यूनिटी मेथड तो है। अब जो है वो हम अपना रिलेशन काम में लेते हैं इस रिएक्शन के लिए। तो रिलेशन देखो क्या कहता है, रिएक्शन ये है 2SO3 इज कन्वर्टिंग इनटू 2SO2 प्लस O2, ये रिएक्शन है। और जो रिलेशन मैंने आपको बताया था वो क्या था कि रिएक्टिंग मोल ऑफ SO3 NSO3 डिवाइड बाई 2, फॉर्म्ड मोल ऑफ SO2 डिवाइड बाई 2, और ये इक्वल होगा फॉर्म्ड मोल ऑफ O2 डिवाइड बाई 2। ये रिलेशन है। अब आपको क्या करना है भैया जी, आपको जो है वो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको रखो एक तो, और जिसके बारे में पूछ रखी है उसको रखो। जैसे पहले जो है मुझे SO2 का कैलकुलेट करना है कि SO2 के कितने मोल जो है यहां पर काम में SO2 के कितने मोल बनेंगे। तो देखो SO3 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, SO2 के बारे में आपको कैलकुलेट करना है। इन दोनों को रख लो, बाकी को हटा दो। तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा NSO3/2 इक्वल टू NSO2/2। हो गया काम, है ना। तो आप देखो NSO3 क्या है, रिएक्टिंग मोल, कि भाई SO3 के कितने मोल रिएक्ट करवाना चाहता है। तो SO3 के 8 मोल रिएक्ट करवाना चाहता है, ये तो कैंसिल हुआ। और भैया SO2 के कितने मोल बनेंगे, तो भैया NSO2 आया कितना, 8, कि इसके 8 मोल से इसके कितने बनेंगे, 8 मोल बनेंगे। ये लो, यूनिटी मेथड ही है। वहां पर भी कितना आ रहा था, 8 ही आ रहा था। तो उसी चीज को हमने जो एक, ताकि बहुत लंबी चौड़ी लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़े, है ना। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, आप कैसे भी कर लो, सिंपल सी कैलकुलेशन है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ती जाएगी, तो वहां पर हमें सॉल्व करने के लिए ये मेथड ही काम में लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं 4O2 के लिए क्या बोलूंगा, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको रखो, SO3 के बारे में दे रखी है डिवाइड बाई 2, जिसके बारे में पूछ रखी है उसको रखो, NO2। अच्छा, NO2 का तो 1 आएगा ना यहाँ पर, O2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो कितना है भैया जी, 1 है। ठीक है, तो O2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो अब देखो कि ये तो क्या है, रिएक्टिंग मोल, कितने मोल रिएक्शन करवाना चाहता है, 8। तो NO2 यहां पर निकल के आएगा 8/2 कितने, 4। ये लो जी, O2 के 4 मोल बनेंगे और SO2 के कितने बनेंगे, 8 मोल बनेंगे, है ना। तो ये यूनिटी मेथड ही होता है। जो रिलेशन हमने लिखा है ये वास्तव में किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिटी मेथड को ही रिप्रेजेंट करता है। आई होप मेरी सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में जो है ना वो हम इस पर कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, नए एग्जाम्पल लेंगे, और अच्छे एग्जाम्पल, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा, है ना। और जो केस 3 है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास जो है वो आपको समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मेंशन करें, मैं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यहां से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।